हेलो हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पेस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ रही है हमारे एग्जाम से रिलेटेड। कोई भी मिशन है, सैटेलाइट्स लॉन्चेस हुए हैं इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड, और ये इसमें हम कवर कर रहे हैं फरवरी मार्च टू सितंबर के महीने तक 2024, फरवरी 2024 से सितंबर 2024। इसके बाद जो बाकी हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए रह जाएंगे वो हम अलग सेपरेट वीडियो में कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मिशन हमें दिख रहा है वो है ओसिरिस एक्स मिशन, नासा के द्वारा सितंबर 2016 में इसको दिया गया था। एक्चुअली में ओसिरिस एक्स मिशन जो नासा ने 2016 में भेजा था, पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है, तो ये सैंपल लाया है, एक एस्टेरॉयड से अपने आप सैंपल लाया है फ्रॉम डीप स्पेस। अब एस्टेरॉयड का नाम है बेन्नू। तो कहने का मतलब ये है कि नासा का जो मिशन है, नाम है ओसिरिस, ये किस उद्देश्य से है, तो बेन्नू एस्टेरॉयड से सैंपल लेकर आया है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि हाउ, इसका काम कैसे होगा, ये फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में सहायक हो सकता है कि पृथ्वी कैसे बनी, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी जानकारी इस एस्टेरॉयड की स्टडी करके हम लगा सकते हैं। कौन सा मिशन? ओसिरिस रेक्स। इसके बाद आता है साइक मिशन, नासा का है भाई एक साइक। तो साइक मिशन नासा का है, तो ये किसके लिए है साइक? मिशन टू स्टडी अ मेटल रिच एस्टेरॉयड लोकेटेड इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। देखो मार्स एक और जुपिटर जो है, इनके बीच में एक कुपियर बेल्ट एस्टेब्लिश हमें पता है। मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और इसके बीच में, बृहस्पति के बीच में एक कुपियर बेल्ट में बहुत सारे छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स हैं। तो उन्हीं में से एक एस्टेरॉइड का अध्ययन करने के लिए जो स्टार्ट किया है नासा ने मिशन, उसको किया है साइक मिशन। राइट, मेटल रिच एस्टेरॉयड है यानी कि उसमें मेटल आने की संभावना बहुत अधिक है। ये और 6 साल की जर्नी के लिए निकल गया। तो दो मिशन अभी हमने देखे नासा की, ओसिरिस रेक्स मिशन और साइक मिशन। इसके अलावा अगर नासा के कुछ और भी मिशन हमें देखना है तो वो हम देखेंगे सबसे लास्ट में। ये कुछ, ये हालांकि अक्टूबर महीने का करंट अफेयर से अक्टूबर में से दोबारा कवर कर लेंगे। नासा का एक तो ये मिशन आप देख लो, नासा का परसिवरेंस रोवर, यही पूछेगा कि जो परसिवरेंस रोवर है कहाँ पर अपना काम कर रहा है, यानी कि कहाँ के लिए नासा ने भेजा है, तो मार्स पे। इतने कुछ नई फाइंडिंग्स करी है परसिवरेंस मिशन ने। एक रीजन खोज निकाला जिसका नाम है ब्राइट एंजल। उसी तरीके का एक रीजन खोज निकाला, उसका नाम उन्होंने दिया लेपर्ड स्पोर्ट्स। और एक वर्ड निकाल रखा है सर्पेंटाइन रैपिड्स एरिया। ठीक है, तो इन तीनों रीजन्स में आपको कुछ ना कुछ ग्रीनरी दिख रही है वहां पे, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इन द फ्यूचर ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सके। इसके अलावा यहाँ पे रेड रॉक्स भी आपको कहाँ पे, मार्स में देखने को मिले हैं। मार्स का जो मार्सियन जो सरफेस है वैसे भी रेड है। क्वेश्चन आपको ये दो टर्म देगा कि लेपर्ड स्पोर्ट्स और सर्पेंटाइन रैपिड सभी हाल में ही चर्चा में रहे थे, ऐसे क्षेत्र, ये किस रिलेटेड है? अब देखो लेपर्ड तो जानवर है और सर्पेंटाइन भी सर्प होता है, तो हमें लगेगा किसी जंगल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, लेकिन कहाँ से रिलेटेड है? ये मार्स से रिलेटेड है। इसके अलावा नासा ने एक, देखो नासा ने अपना एक मिशन स्टार्ट किया है यूरोपा क्लिपर। एक्चुअली में जो यूरोपा है, यूरोपा जो है ये जुपिटर का मून है, यानी कि जुपिटर के का उपग्रह है ये, क्या? यूरोपा। ठीक है, तो उसी के लिए उन्होंने एक अपना मिशन भेजा है नासा ने। ये मिशन लॉन्च किया गया है 24 अक्टूबर 2024 को, 24-24 है दोनों में। और ये 6 वर्ष की जर्नी के बाद यानी कि 2030 में ये पहुंचेगा कहाँ पे? यूरोपा पे। अब यूरोपा पे ये खोजेगा क्या? देखो भाई ये बात ये कि नासा ने इससे पहले गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट भेजा था कहाँ? जुपिटर पे 1990 में। तो गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने आसपास के जो उसके जुपिटर के जो मून्स थे उनको स्टडी करके बताया था कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पे एक ओशियन हो सकता है, सलीन ओशियन। अगर सैलिनिटी सैलिन ओशियन है तो वहां पर लाइफ हो सकती है। तो इसी बात का पता लगाने के लिए नासा ने 2024 में हम यूरोपा क्लिपर भेजा है। क्या करेगा वो? यूरोपा में, यानी कि जो यूरोपा जो दैट मीन्स उपग्रह है, यूरोपा उपग्रह पे कोई हिडन ओशियन है उसकी खोज करेगा, जैसे कि क्लेम किया था गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट 1990 में। और ये खोजेगा कि क्या वहां पर कोई लाइफ है। अगर वहां पर कोई लाइफ मिलती है तो सीधी सी बात है, हम एलियंस को खोजने की कोशिश कर रहा है कौन? नासा इस समय। और आईसी मून कहा जाता है यूरोपा का, क्योंकि सीधी सी बात है, सन से जुपिटर ओनली फिफ्थ प्लानेट है। तो इसकी दूरी बहुत ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे ये जमा हुआ यूरोपा है, यूरोपा में बर्फ अधिक है। अगर आप थोड़ी सी और बात करेंगे यूरोपा के बारे में, नासा की पहले जो क्लिपर है, ये अभी तक नासा के द्वारा बनाए गए जितने भी स्पेस क्राफ्ट है इंटरप्लेनेटरी, प्लेनेटरी का इंटरप्लेनेटरी का मतलब यहाँ पर क्या है? किसी दूसरे ग्रह पे भेजने के जितने भी अभी तक उन्होंने उपग्रह सॉरी प्लेन्स बनाए हैं, अपने स्पेसक्राफ्ट बनाए हैं, उनमें सबसे लार्जेस्ट है यूरोपा क्लिपर। दूसरी चीज ये भी है, जुपिटर की बात करें तो जुपिटर चूंकि अर्थ से डिस्टेंस पे है, अगर सन के कंपेरिजन करेंगे, है ना, अर्थ थर्ड प्लानेट है और ये जुपिटर फिफ्थ है, तो 25% कम सनलाइट पहुंचती है अर्थ के पास, सॉरी जुपिटर के पास, कंपैरिजन टू अर्थ, अर्थ के कंपैरिजन में। इसके अलावा ये है
कि यूरोपा जो है ना, यूरोपा ने रिफ्लेक्ट, अब देखो यूरोपा है, अब ये यहाँ पर कैसा आईसी मून है, आइस यानी कि बर्फ है, तो सीधी सी बात है बर्फ का जो एल्बिडो परसेंट होता है यानी कि रोशनी को टकराकर वापस भेजने का कैपेसिटी वो अधिक होती है। इसी वजह से अगर आप अपने मून से कंपेयर करेंगे तो यूरोपा 5.5 5.5 गुना सनलाइट वापस रिफ्लेक्ट करके भेज देता है। दैट मीन्स इसका एल्बिडो परसेंट अधिक है हमारे मून से। इसके अलावा यूरोपा जो ऑर्बिट्स करेगा जुपिटर, अच्छा यूरोपा जुपिटर का चक्कर प्रत्येक 3.5 दिन में लगा लेता है, ये भी फैक्ट याद रखने लायक है। सनलाइट यूरोपा तक पहुंचने में 45 मिनट लेती है, अर्थ तक पहुंचने में कितना मिनट लेती है, 8.3 सेकंड्स लेती है, 8.3 मिनट, राइट। एक चीज और याद रखना है, जुपिटर का ये जो यूरोपा क्लिपर मिशन गया, ये अपने साथ एक बॉटल लेके गया, उसमें बहुत सारे मैसेज लिखे हुए हैं। अब उन वो मैसेज लिखे गए हैं 100 विभिन्न भाषाओं में। तो किसी में अब अलग अलग भाषाओं में वाटर को क्या कहा जाता है, उसी तरीके जैसे संस्कृत में जल कहा जाएगा, तो एक वर्ड उसमें से पानी भी वो लेकर गया है। तो ये सब उसी बोतल में लिखे रखे हैं कि हो सकता है कि अगर वो बोतल किसी को मिले, किसी एलियंस को, तो हो सकता है इन्हीं भाषाओं में से कुछ ना कुछ वो समझ पाए, उसको पढ़ पाए और समझ पाए कि मैसेज कहीं दूसरी दुनिया से आ रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन एस्टेब्लिश द रिलेशन विद द एलियंस इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑन द आईसी मून यूरोपा। तो ये नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन समझा, लगे हाथ हमने गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट भी संभाल लिया, भी कहाँ के लिए था, उसके लिए था, जुपिटर के लिए। बात करते हैं नासा के, तो अच्छा नासा क्या करना चाह रहा है कि नासा 2035 तक, ठीक है ना, मार्स ग्रह पर, मंगल पर मानव को भेजना चाहता है। कब तक, 2035 तक। तो डेट लाइन याद रखिए कि मार्च किस वर्ष तक योजना है नासा की मार्स पर ह्यूमंस भेजने की, 2035। अभी वो इससे रिलेटेड टेस्ट कर रहा है। इसके अलावा बात करते हैं स्पेस एक्स के रिलेटेड न्यूज है। स्पेस एक्स का एक रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9। फाल्कन 9 रॉकेट से यूरोप का, स्पेस एक्स ने यूरोप की गैलीलियो L13 मिशन सैटेलाइट को लॉन्च किया, एक मिशन लॉन्च किया। इस मिशन में एक्चुअल में 2 सैटेलाइट है। अब ये है क्या, हमें ये पता है कि जैसे आप अमेरिका का जीपीएस इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके का रसिया के पास अपना ग्लोनास करके है, ग्लोनास। तो इन्हीं का अल्टरनेट निकालने के लिए यूरोप ने अपना गैलीलियो L13 मिशन को लॉन्च किया है। तो गैलीलियो प्रोवाइड्स करता है एक अल्टरनेटिव ऑफ किसका, अमेरिकन जीपीएस का अल्टरनेटिव ऑफ ग्लोनास ऑफ रसिया। और ये लॉन्च कहाँ से किया गया है, कैप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन। अब दो मिशन में आपको कंफ्यूजन होने लग जाएगी, एक ये स्पेस एक्स का यूरोप का गैलीलियो है, और एक दूसरा ये मिशन देखना है नासा का गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट की अलग बात है और मिशन अलग है, ये दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा चेरोन क्या है, चेरोन अभी स्पेसक्राफ्ट चर्चा में रहा है। चेरोन मून का, प्लूटो का मून है, प्लूटो मतलब जो 9th ग्रह हमने हटा दिया था उसका एक उपग्रह है। उसमें CO2 और हाइड्रोजन अभी डिस्कवर किया गया, और किसने डिस्कवर किया है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि नासा का सबसे अब तक का एडवांस्ड एंड मॉडर्न जेम्स वेब टेलीस्कोप है। तो ये चीजें हमने नासा से रिलेटेड जो भी मिशन थे उससे रिलेटेड हमने कवर कर ली है। नासा का परसिवरेंस रोवर मार्स में उसने ये कुछ एरियाज को फाइंड किया है, वी हैव ऑलमोस्ट डिस्कस्ड दैट। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये बात थी नासा की मिशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं थोड़ा इंडिया की जो टारगेट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो देखो। अप्रूवल यानी कि ये कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया 18 सितंबर 2018 को, तारीख सॉरी 2018 नहीं है, 18 सितंबर 2024 को अप्रूव किया है। तारीख भी पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, क्या अप्रूव किया है कि इंडिया स्पेस स्टेशन बनाएगा 2035 तक और ह्यूमन स्पेस में भेजेगा 2040 तक। तो पहले स्पेस स्टेशन बनाओगे, उसके 5 साल के बाद ह्यूमन भेजोगे अंतरिक्ष में, राइट। इसके अलावा दूसरा हमारा जो टारगेट डेट लाइन है वो है कि डेब्रिस फ्री स्पेस यानी कि कचरा मुक्त अंतरिक्ष हमें करना है इंडिया का एरिया 2030 तक का, ठीक है, डेब्रिस फ्री 30 तक। मंगलयान 2 हम भेजेंगे कब, 2031 में। मंगलयान 1 हम भेज चुके हैं पहले, और कब भेजा था हमने, वो 5 नवंबर 2013 को। तो याद करने का तरीका देखो, पहले 13 में भेजा था, अब कब, 31 में। तो 3 का ही आपने रिवर्स कर दिया, तो 13 और 31 ये याद कर सकते हैं। मंगलयान 2 तो 31 हो गया, मंगलयान 1 कब, 13। और एम कैसे बनता है, ऐसे 3 बनता है, तो 3 याद रखना, ठीक है ना। मंगलयान 1 का 1 और ये एम उल्टा बना दो तो 13, और इसी का अपोजिट कर दोगे 3 1, तो मंगलयान 2 हो जाएगा। गगनयान हमने कब भेजने की हमारी तैयारी है, 2024 के अंत तक। हो सकता है इसकी डेडलाइन आगे भी बढ़ जाए। तो ये हमने इंडिया की जो प्रेजेंट डेडलाइन है एग्जाम में, इनमें से एक पूछी जा सकती है, वो हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में थोड़ा सा, पहले स्पेस स्टेशन की। तो चंद्रयान अब तक हमने 3 मिशन भेजे हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। जरा देखते हैं चंद्रयान 1 कब भेजा गया है, और 2 3 8, ठीक है ना, फिर 19 और फिर 23। तो
8, 19, 23 ये दिमाग में रखना है। 8 में, फिर 19 में, फिर 23 में। इनकी तारीखें भी याद रखनी है हमें। तो ऐसे देखो 22 दोनों में। चंद्रयान जो 1 भेजा गया था वो अक्टूबर में, और ये सेकंड जो भेजा गया था चंद्रयान 2 जुलाई में। 2 कब? जुलाई। जैसे 2 ऐसे बनता है ना 2, और जे भी ऐसे बनता, तो लगभग मिलता जुलता। तो चंद्रयान 2 जुलाई में और पहला अक्टूबर में। अच्छा, चंद्रयान 3 कब भेजा गया है? 16 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च डेट थी, और 23 अगस्त 2023 को ये वहां पे रीच हो गया, पहुंच गया था अपने टारगेट पर। उसी तारीख से हम नेशनल स्पेस डे भी मनाते हैं। इसके अलावा चंद्रयान 1 में लॉन्च जो था व्हीकल था, लॉन्च व्हीकल, उसका नाम था PSLV C11। जबकि चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 में लॉन्च व्हीकल है हमारा GSLV MK3। GSLV MK3 चंद्रयान 3 में भी था। साथ में हमने 2 सितंबर 2023 को, यानी कि लास्ट ईयर, आदित्य L1 मिशन भी भेजा था, यानी कि सूर्य की इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। आदित्य पर्यायवाची है सूर्य का। वो मंगलयान हमने कब भेजा है? 5 नवंबर 2013 को। तो ये जो जनरल न्यूज थी वो हमने कवर करी है। इसके अलावा हमने वीनस मिशन भी सेंड किया है। वीनस मिशन का हमारा जो टारगेट है करेंगे वो 2028 तक हम करेंगे, अभी किया नहीं है। और ये भी, इसका भी अप्रूवल 18 सितंबर 2018 को हमने किया। तो 18 सितंबर 2018 को हमने 3 चीजों को अप्रूव किया। वीनस मिशन 2028 तक भेजेंगे, अप्रूवल, ओहो ये गलती हो गई लिखते वक्त, 18 सितंबर 2024 को हुआ है ना, 2024 को अप्रूवल किया गया। एक तो अप्रूवल हमारे साथ ये भी कि वीनस मिशन हम कब भेजेंगे? 2028 तक। इसके अलावा ये अप्रूव किया गया कि हमारा स्पेस स्टेशन 2035 तक बनेगा, और ह्यूमन स्पेस में हम भेजेंगे कब तक? 2040 तक। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं विक्रम 1 रॉकेट की। तो विक्रम 1 जो रॉकेट है, एक्चुअल में ये गवर्नमेंट किसी संस्थान का, जैसे इसरो वगैरह का नहीं है। ये एक्चुअली में हैदराबाद की एक स्टार्टअप फर्म है, स्काई रूट एरोस्पेस, उसके द्वारा है। तो पहली चीज तो यही रखना, जैसे हमें पता चलेगा विक्रम, तो हमें याद रखेगा कि हाँ ये गवर्नमेंट इनिशिएटेड है कुछ ना कुछ। ये मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल है, यानी कि एक ही स्टेज में लॉन्च नहीं होता है, मल्टी स्टेज में लॉन्च होता है। मल्टी स्टेज में लॉन्च होने का फायदा ये होता है कि उसको बूस्ट ज्यादा मिलता है, लाइक लंबी दूरी तय कर सकता है। कैपेसिटी है 300 kg पेलोड। लो अर्थ ऑर्बिट माना जाता है 160 से 1000 किलोमीटर के बीच में। ऑल कार्बन फाइबर बॉडी है, पूरी तरीके से कार्बन फाइबर है, दैट मीन्स ये बहुत टिकाऊ रहेगी इसकी बॉडी। और कैन प्लेस मल्टीपल सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट, एक ही बार में कई सारी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में ये क्या कर सकता है? एस्टेब्लिश कर सकता है। यूज, और ये सिंपल सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज होती है। बहुत कम मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज कर रहे हैं, तो रॉकेट कैन बी असेंबल्ड एंड लॉन्च विद इन 24 आवर्स। और सबसे बड़ी बात क्या है? तो 24 घंटे के अंदर रॉकेट्स के अलग अलग पार्ट्स लगे भी हो, तो एक उनको लगा के और आप लॉन्च करने की तैयारी कर सकते हैं। तो ये है विक्रम का कमाल। तो विक्रम कोई गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट इनिशिएटेड नहीं है। तो विक्रम, हैदराबाद फिल्म, स्काई रूट। तो विक्रम स्काई रूट एरोस्पेस का देख लिया। तो कह सकते हैं कि अब कमर्शियल व्हीकल्स और जो कमर्शियल स्पेस टेक्नोलॉजीज इंडिया के अंदर, दे आर आल्सो ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट। यूरोप का पहला प्राइवेट रॉकेट भेजा जाएगा, उसका नाम होगा म्यूरा, और ये भेजा जाएगा स्पेन स्टार्टअप के द्वारा, ठीक है। क्योंकि ये चूंकि यूरोप का है और ये पहला प्राइवेट है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। म्यूरा स्पेनिश स्टार्टअप भेजेगा। इमेजिनिंग सैटेलाइट म्यू 3, इमेजिनिंग का मतलब है इमेज कैप्चर करने वाली सैटेलाइट रहेगी। ईरान ने इसको सेंड किया था। सैटेलाइट्स, अमेजन ने जो सैटेलाइट्स कुछ भेजी है, फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा स्पेस में। और वो कौन से प्रोजेक्ट के थ्रू? प्रोजेक्ट कुपियर। कौन सा प्रोजेक्ट होगा? प्रोजेक्ट कुपियर। अच्छा, कुपियर एक बेल्ट है, अभी बताया था। मार्स और जुपिटर के बीच में जो छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स हैं, उनका, उनकी बेल्ट को हम कुपियर बोलते हैं। तो उसी प्रोजेक्ट कुपियर में आप कह सकते हो कि प्रोजेक्ट कुपियर किसका है? अमेजन का है। और ये इसमें क्या करेगी? इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगी ये सैटेलाइट्स फ्री में। इसके अलावा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं इनसेट 3DS, इसका न्यूज यहाँ पर देखेंगे। हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं इनसेट 3DS, लॉन्च किया है इन्होंने सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपना ये सैटेलाइट इनसेट 3DS को जो लॉन्च किया गया है, वो लॉन्च किया गया है GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F14 से। F14 को कई बार हम इसे दूसरे नाम से बुलाते हैं नोटी बॉय। नोटी बॉय का मतलब है क्योंकि इसका 40% फेलियर रेट है, इस वजह से नोटी बॉय है। और बच्चे क्या होते हैं? बहुत शरारती तो होते ही हैं। इसके अलावा जो GSLV F14, या फिर इसी को कह सकते हैं इनसेट 3D जो मिशन है, ये पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने इसको फंड किया था। और ये एक तरीके से मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, ये याद रखना। और कहाँ पर ये ट्रांसफर किया जाएगा? जियोसर्कुनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा। तो यही चीजें याद रखनी है आपको कि इनसेट 3DS किसके लिए, तो पता चलेगा मेट्रोलॉजिकल है, फंड किया अर्थ साइंसेस ने, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और इनसेट 3DS किससे मतलब लॉन्च किया हमने? GSLV 14, जिसको नोटी बॉय बोलते हैं। इसके अलावा बात यह है कि इंडिया तैयार है लॉन्च करने के लिए अपना पहला स्पाई सैटेलाइट। और किसके द्वारा? भाई टाटा एडवांस सिस्टम। तो इंडिया में
एकमात्र प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कहने का मतलब, जो स्पाइस सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है। स्पाइस सैटेलाइट कौन? टाटा। इसके अलावा नासा और जापान की स्पेस एजेंसी दोनों मिलकर अपनी पहली बुड सैटेलाइट लिग्नोसैट लॉन्च करेंगे, और ये लॉन्च करेंगे कब? 5 नवंबर को 2024 में। ठीक है, तो कौन सी, लाइक साइंटिस्ट किस देश के, ये कह सकते हैं आप कि वुडन सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे? तो आंसर होगा जापान के, और उसका नाम क्या होगा? लिग्नोसैट। हाउस्टन की बेस्ड इंट्यूटिव मशीन्स है ना, वो पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी अपने रोबोट की, और रोबोट का नाम था ओडिसीज और मून। देखो, अब तक नासा जैसी कंपनी है, इसरो जैसी जो सरकारी कंपनी है जिनके पास अच्छा खासा फंड होता है, वो मून पे लैंडिंग करवा रही है, लेकिन अपनी रोबोट का एंट्री करवाने वाला, उनका जो रोबोट है उसका नाम क्या है? ओडेसियस। उसका कहाँ पे उन्होंने एंट्री करवा दी है? मून का। अब देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ, जो ओडेसियस है एक्चुअली में, ये जो यूनानी ग्रंथ हैं उनमें ओडेसियस जो है वो देवता मून के देवी को ओडेसियस बोला जाता है। तो इतना तो हमें याद आ जाएगा कि ओडेसियस मतलब कि मून। अब लेकिन ओडेसियस को क्या ये पूछेगा कि इसको लॉन्च नासा ने किया है, या इसको लॉन्च इसरो ने किया है, या फिर इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर हमें जनरली लगेगा कि नहीं। तो ओडेसियस में हमें ऑड, ओडेसियस के नाम में ही ऑड है, तो कोई और संस्थान होगा, दैट मीन्स सरकारी नहीं होगी, कोई प्राइवेट होगा। कौन? इंट्यूटिव मशीन्स। नासा का मार्स मिशन जो है उसका नाम है इंजेन्युटी। ये खत्म हो गया है 18 जनवरी 2024 को। टोटल इसने 72 फ्लाइट्स ली थी। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि नासा का जो इंजेन्युटी मिशन था वो किससे रिलेटेड है? मार्स से रिलेटेड है। इंजेन्युटी, इंजेन्युटी मार्स से रिलेटेड। और मार्स में अभी कौन सा हमारा परजीवरेंस जो रोवर है नासा का, वो वहां पे एक्टिव है। व्योम मित्रा होगा फीमेल। अब देखो, हमें ये पता है कि हम 2040 तक मानव भेजना चाह रहे हैं, कहाँ पे? अंतरिक्ष में भेजना चाह रहे हैं। तो उसी उपलक्ष्य में, उसी की तरफ एक कदम हमने बढ़ाया है। एक हमने रोबोट, फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट तैयार किया है, व्योम मित्रा। व्योम का मतलब क्या होता है? व्योम का मतलब होता है शून्य, आकाश। और व्योमकेश, व्योमकेश का मतलब होता है भगवान शंकर। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इन स्पेस में रसिया के एक एस्ट्रोनॉट है, इनका नाम है ओलेग कोनोनेनको। ये 878 दिन काट दो, 1000 दिन से भी ज्यादा वहां पर रहकर आए हैं, तो इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है। इस वजह से इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम क्या है? ओलेग कोनोनेनको। ये रसिया से बिलोंग करते थे और स्पेस में 1000 दिन गुजारने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। ईरान की 3 सैटेलाइट मांडा, कायान, हटेव, ये छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव इट। हाँ, अब हमारा जो गगनयान का जो मिशन है, जो 2024 में, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था कि गगनयान हम 2024 तक जो भेजना चाह रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए हमने 4 लोगों को चुना है। कौन कौन? प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो अब याद ये रखना है कि ये 4 लोग कौन कौन है। नाम क्या है? प्रशांत बालकृष्णन है, अजीत कृष्णन है, अंगद प्रताप है, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। अब ये 2 व्यक्ति इसमें से यूपी के हैं। तो जो अंगद प्रताप है ना, प्रताप प्रयागराज से है और शुभांशु शुक्ला लखनऊ से है। तो ये 4 नाम याद रखिएगा, जो गगनयान 2024 के लिए इनकी ट्रेनिंग नासा करवा रहा है। सैटेलाइट स्पेस, सैटेलाइट पेस, जैसी पेस आएगा तो हमारे दिमाग में होना चाहिए पेस से, PACE, ए से एटमॉस्फेयर। तो ये नासा के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च करी गई, किसके लिए? टू सर्वे द ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और ओशियन को ये सर्वे को क्या करेगा? लाइक ऑब्जर्व करेंगे। दूसरी बात आती है हमारे सामने, पोयम 3 करके है। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया। इसका नाम है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, इसको बोलते हैं पोयम 3। ये एक्चुअली में ए री एंट्री इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर है। कहने का मतलब है, अगर एक बार आपने कोई व्हीकल को लॉन्च कर दिया तो वापस वो दोबारा आ सकता है या नहीं, इसी बात का प्रयास इसरो कर रहा है, और यही उसी का एक पार्ट है पोयम 3 सैटेलाइट। ठीक है ना। और ये कौन से उससे भेजा गया था? C58 एक्सपोसैट मिशन से। इसके अलावा एक चीज और देखो, टू एंशिएंट थ्रेड्स डिस्कवर्ड इन मिल्की वे गैलेक्सी नेम्ड शिव एंड शक्ति। 2 गैलेक्सी हमें नई प्राप्त हुई, उनका नाम हमने रखा है शिव और शक्ति। अच्छा, पीएम मोदी ने शिवा और शक्ति पॉइंट, जहां पर हमारा विक्रम जो लैंडर है वो लैंड किया था, उस पॉइंट को भी हमने शिवा एंड शक्ति पॉइंट बोला है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगला हम जरा देखते हैं, मार्च के महीने की अब बात करेंगे। तो मार्च में यूरोपा, यूरोपा एक मिशन अभी बताया था, जुपिटर का मून मिशन होगा। नासा ने इसको सेंड किया। जनरली ये लाइफ के बारे में लाइफ खोजागा। यूरोपा किसका मिशन है? और मून है जुपिटर का। तो एक कोडेड मैसेज लेकर जाएगा मैनी लैंग्वेज में, मैंने बताया, जिसमें पानी जो वर्ड है वो भी लेकर जाएगा। ऐसी 100 अन्य भाषाओं में लिख के ये लैंग्वेज को लेकर के जा रहा है एक बोतल में बंद करके, यूरोपा मिशन जुपिटर की मून, मून पे।
इसके अलावा एक न्यू लॉन्च पैड हमने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो कहाँ पे, कुलाशेखरपत्तनम, बस यही याद रख लेना, तमिलनाडु के रीजन में है कुलाशेखरपत्तनम, इसकी लोकेशन मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करी है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लॉन्च क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, रॉकेट लॉन्च हो सकते हैं, नैनो और माइक्रो सैटेलाइट्स भी लॉन्च हो सकती हैं, हैवी सैटेलाइट्स के लिए नहीं है ये, ठीक है। ये फ्यूल बचाएगा क्योंकि स्पेशल फ्लाइट जो होती है जिसमें आपको मैन्यूवरिंग इम्पैक्ट होता है, ये प्रोसेस से आपको ये बचा देगा, इस वजह से यहाँ पे सेंट्रल से जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च करी जाएंगी तो फ्यूल बचेगा रॉकेट्स का। अनलाइक अ पीएसएलवी रॉकेट लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा हैव टू, अच्छा देखो, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो लॉन्च होते थे उनको डॉगलेग मैन्यूवर एक प्रोसेस होती है, वो उससे गुजरना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर जो भी रॉकेट्स इससे लॉन्च होगा उसको डॉगल गैज मैन्यूवर से गुजरना नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट स्ट्रेट फ्लाइट पाथ होगा, ठीक है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, डॉगलेग मैन्यूवर में क्या होता है, गोल चक्कर काटना पड़ता है सैटेलाइट को, धीरे 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 अपने जगह पे आके स्टेबल होगी, फिर वो अपना दूरी घुमाती है। लेकिन डॉगल गैज मैन्यूवर में क्या होता है, तो अब इस मैन्यूवरिंग को अवॉइड करके यहाँ से जो भी चीजें होंगी वो डायरेक्ट जाके इस तरीके से जाएंगी, लेकिन अगर डोगल गेज मैन्यूवर होगा तो वो अपने ऑर्बिट में सर्कल में घूमती रहती थी। आगे देखते हैं, और इसकी मोर पेलोड कैपेसिटी भी है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, एयू, जो कि वर्ल्ड बॉडी है, इन्होंने एक प्रोफेसर, किस प्रोफेसर के नाम पे एक एस्ट्रॉयड का नाम रखा है, तो आंसर होगा आपका जयंत मूर्थी के नाम पे, एक इंडियन साइंटिस्ट है प्रोफेसर जयंत मूर्थी। पुष्पा का हमारा क्या है, इंडिया का पहला इंडिजिनस का मतलब है पहला स्वदेशी रीयूजेबल, मतलब दोबारा इसको यूज कर सकते हैं, लॉन्च व्हीकल है। देखो जैसे कि फाल्कन 9 एक लॉन्च व्हीकल है, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, स्पेस एक्स का। उसी तरीके से अब सारी की सारी जो स्पेस एजेंसीज हैं ये कैपेसिटी गेन करने की कोशिश कर रही हैं कि हम एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाएं जिसको दोबारा रीयूज कर सकें, तो वही आपका पुष्पक पुष्पक विमान भी था ना। इसकी लैंडिंग टेस्ट सक्सेसफुल हो गया, कहाँ पे हमने किया था इसका लैंडिंग, चल्लाकेरे कर्नाटका में, तो पुष्पक कर्नाटका। इसके अलावा नोक्टिस वोल्केनो नासा के साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला है, जिसकी हाइट है 29,600 मीटर, और ये मिला कहाँ पर हमें, मार्स में। किस कंपनी ने निकाला है, किस एजेंसी ने, नासा ने। डेविस फ्री स्पेस मिशन इसरो का रहेगा कब, 2030 में हमने डेविस फ्री करना है, 2035 में पहला स्टेशन बनाना है, और 2040 में हमें मानव भेजना है अंतरिक्ष में अपना, ठीक है। इसके अलावा स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का अब हम ये पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं मई के महीने का, इसमें अभी हमने देखो मार्च का, साथ में ये अप्रैल के महीने का ये कवर कर लिया है, अब हम मई के महीने की करंट्स पढ़ रहे हैं इसमें। तो पहला है मंगलयान 2, अभी बताया था कि मंगलयान जो है, मंगलयान ये 1 है, तो मंगलयान 1 और 3 यानी कि 2013 को हुआ था, ये होगा 2031 को लॉन्च। इसके अलावा इसमें क्या होगा, मार्स लैंडर मिशन होगा, यानी कि मार्स पे लैंड करेंगे। इसमें अब लैंड करोगे तो सीधी सी बात है, रोवर एंड हेलीकॉप्टर, यहाँ पर दो चीजें आपको देखने को इस मिशन का पार्ट रहेंगी। इसके अलावा चाइना का लूनर प्रोब मिशन रहेगा चंगाई 6, ये पहला ऐसा लूनर प्रोब बन गई है जो एटकिन बेसिन पे सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। इसके बाद ये कि पहला मिशन है जो ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून, जो मून का एक ऐसा साइड है, अंधेरा साइड, जिसको हम साउथ पोल बोलते हैं, उससे सॉइल वापस लाने वाला पृथ्वी पर ये पहला ये मिशन बन गया है, कौन सा, नाम है चंगाई 6। इसके अलावा पोलर रेडिएशन एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट प्री फायर, जैसी वर्ड आएगा प्री फायर तो हमें लगेगा फायर आग से रिलेटेड कुछ ना कुछ सैटेलाइट वगैरह होगी, नहीं, लेकिन प्री फायर का देखो, पी का मतलब हो जाएगा पोलर, ठीक है ना, और अंटार्कटिक और आर्टिक रीजन में। फायर मतलब होता है आग, लेकिन इसके जो मिशन अपॉइंट किया गया है इसके जस्ट अपोजिट नाम से, आग नहीं, बर्फ के इलाकों के लिए आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन की स्टडी करेगा, पोलर रेडियन एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, और किसका है, ये नासा का है। इसके अलावा सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है अंगारा A5 रॉकेट है, किसका, रशियन स्पेस एजेंसी का। बस इतना याद रखना है कि अंगारा 5 जो रॉकेट है वो किसका है, रशियन का, क्योंकि अंगारा एक रीजन भी है रसिया के अंदर, ठीक है, अंगारा। इसके अलावा इंडिया का पहला डोमेन स्पेसिफिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल रहेगा, उसका नाम रहेगा सीसेम। ये जनरली एआई रिसर्च फर्म नेम्ड सर्वम एआई के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ज्यादा कुछ याद नहीं करना, बस याद रख लो जो सीसेम है ना। अब देखो सीसेम को हमें याद रखेगा, सीसम की कोई वैरायटी तो नहीं है, तो ये सीसेम जो है ये इंडिया का पहला डोमेन स्पेसिफिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एआई जनरेटेड है, ठीक है। आगे देखते हैं, एडवाइजरी इश्यूड अगेंस्ट वेस्ट नील वायरस इन्फेक्शन इन केरला। देखो ये पूछा जा सकता है कि अभी कौन सा हाल में मार्च अप्रैल या गर्मियों में कौन सा भारत का राज्य इससे नील वायरस से प्रभावित था, तो नील वायरस से कौन था, करेला, यानी कि केरला। और इसका फैलाने का जो मेन स्प्रेड जो होता है प्राइमरली किससे होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा वाइल्ड नील का प्रभाव यानी कि फैलता है।
इसके अलावा भीष्म क्यूब के बारे में बात करेंगे तो भीष्म क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए। ये क्या है, अभी हमने क्या किया था, गर्मियों में एयर ड्रॉप टेस्ट होता है, यानी कि जैसे मान लो नीचे बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है, भीष्म क्यूब ये समझो पहले, यहाँ पे बहुत कोई युद्ध चल रहा है, तो अब युद्ध में तो आप गाड़ी लेकर तो पहुंच नहीं सकते हैं, तो क्या करोगे आप, हवाई जहाज से हमने भीष्म क्यूब को फेंक दिया। क्यूब का मतलब मान लो एक डिब्बा फेंक दिया है ना, तो ये वाला टेस्ट कि अगर हम इसको डिब्बा को फेंकेंगे तो ये सुरक्षित रहेगा, सही जगह पर लैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार का सारा टेस्ट हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करके भी हमने टेस्ट हमारा सक्सेसफुल रहा है। किसको हमने क्या फेंका, भीष्म क्यूब। अब ये जो भीष्म क्यूब का पहले देख लो, ये टेस्ट हमने कहाँ पे किया है, वो किया है कहाँ पर, आगरा में, तो ये याद रखना। अब बात करते हैं भीष्म क्यूब के बारे में। अब भीष्म क्यूब के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जब यूक्रेन पे गए हैं तो उन्होंने जेलेंस्की को, वहां के प्रेसिडेंट को जो है, उनको ये जो भीष्म क्यूब है यही उन्होंने क्या किए हैं, उनको डोनेट किए हैं, लाइक उनको गिफ्ट में दिया है। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, ये है, इसका पूरा नाम है आरोग्य मैत्री डिसास्टर मैनेजमेंट क्यूब, भीष्म क्यूब जिसको बोलते हैं। ठीक है, आरोग्य मैत्री डिसास्टर मैनेजमेंट क्यूब है, एक रेवोल्यूशनरी मोबाइल हॉस्पिटल है। कहने का मतलब है, मोबाइल हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, चलित हॉस्पिटल है, ऐसा हॉस्पिटल है तो चल सकता है एक जगह से दूसरी जगह। ये देख रहे हैं, ये डब्बे आपको दिख रहे हैं, यही है भीष्म क्यूब। इनमें सारा का सारा लाइक सब चीजें अवेलेबल रहती हैं। अगर नीचे युद्ध है, वो सैनिक जख्मी हो गए हैं तो उनकी उनको सुरक्षा के लिए, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट का सारा सामान, इक्विपमेंट, टूल्स, मेडिसिन इस क्यूब के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और कहने का मतलब ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट अयोध्या, तो पहली बार इनको डिप्लॉय इंडिया में कहाँ किया जाएगा, जब प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी थी तब इनको अयोध्या में डिप्लॉय किया गया है। और साथ में ये भी याद रखना कि ऐसे जो 8 यूनिट्स हैं वो यूक्रेन को भी मोदी जी ने गिफ्ट किया है। अब ये जो है, ये बहुत हमारे एक बड़ा इनिशिएटिव चलता है, प्रोजेक्ट भीष्म, उसके अनुसार बनाया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है, भीष्म का भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। फिर से बता रहा हूँ, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ये लगभग 200 कैजुअलिटीज अगर हो जाए, 200 पेशेंट को एक जो क्यूब है वो लाइक रिस्पॉन्स कर सकता है 200 पेशेंट के लिए। इसके अलावा द होल यूनिट कंटेंट 72 इजिली ट्रांसपोर्टेबल, 72 इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, बस इतना याद रख लेना और ज्यादा कुछ नहीं। कि पहली बात यह है कि बीच में क्या है, एक मोबाइल हॉस्पिटल है, एआई टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से ये लेस है। और मोदी जी ने इनको 8 यूनिट दिया था, किसको, क्यूबा, उसको यूक्रेन को। और पहली बार डिप्लॉय किया गया है अयोध्या प्राण प्रतिष्ठान सेरेमनी में। कितने लोगों को ये देख सकता है, लाइक कवर कर सकता है, 200। और इस किस प्रोजेक्ट के अंदर है, प्रोजेक्ट भीष्म, इसी वजह से फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ये चीज याद रखनी है आपको ओनली। इसके अलावा हम देखेंगे आई क्यूब कमर, तो कमर वगैरह ये पाकिस्तान की पहला लूनार मिशन है। ठीक है, पहला है वैसे बेचारे। तो ये जो चाइना का लूनार मिशन है ना, चंगाई 6, उसका एक पार्ट है, ये लगभग 7 kg का एक सैटेलाइट भेजा जाएगा। इसके बाद जरा देख लेते हैं, जैसे कि अभी हमने 4 लोगों को डिस्कस किया था जो हमारे मानवयान मिशन के लिए तैयार हो रहे हैं, अंतरिक्षयान के लिए, अंतरिक्ष मिशन के लिए, सॉरी गगनयान मिशन के लिए, है ना, गगनयान। उसी तरीके से गोपी थोटाकुरा हैं, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से बिलोंग करते हैं। ये पहले इंडियन सिविलियन स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं। ठीक है, और सेकंड इंडियन टू गो टू स्पेस। देखो, अगर बात करेंगे हम, एक देखो, ब्लू ओरिजिन का एक न्यू शेपर्ड 25, ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है, और न्यू शेपर्ड 25 एक मिशन था। और ये ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है, ये है आपकी अमेजन वालों का, ठीक है, सॉरी, ब्लू ओरिजिन्स की। तो इसमें ये गोपी थोटू करा, कई लोगों को ये क्या किया है, ये अब अंतरिक्ष में लोगों को शेयर कराने के लिए ले जाते हैं, तो उनमें से अपने से एक इंडिया के गोपी थोटू करा। इस वजह से कहा कि इंडिया के पहले सिविलियन है, लेकिन दूसरे इंडियन से, तो पहले इंडियंस कौन थे, राकेश शर्मा, लेकिन वो कैसे थे, वो पहले इंडियन तो थे लेकिन वो सिविलियन नहीं थे, वो कैसे थे, वो एयरफोर्स में थे, इस वजह से यहाँ पे वर्ड आया फर्स्ट इंडियन सिविलियन। इसके अलावा उनके साथ में कौन कौन था, द एस्ट्रोनॉट क्रू आल्सो इंक्लूडेड मेसन एंजल, सिलियन चिरोन, केनेथ एल हाइस, कैरोल सोलरन, एड डुइट। इनका नाम याद रख लेना, एड डुइट द फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट थे, और वो भी 80-90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष की सैर करने जा रहे हैं। क्या नाम है इनका, एड डुइट, द फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट इज 90 की एज में जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन, गोपी थोटाकोरा कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश से। जून के महीने में हमने पहले कवर कर लिया है जनरली, देखो ऐसा हो जाता है कई बार, मई का जून में, जून का अप्रैल का ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो बस ये याद रख लेना कि मैंने बताया था कि रसिया के जो अंतरिक्ष यात्री हैं, ओलेग कोनानेन को, ये 1000 दिन अपना स्पेस में गुजार के उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बात करते हैं जुलाई का, तो 12 कंट्री ने साइन किया है जीरो डेब्रिज चार्टर ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ये यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, कितनी कंट्रीज ने साइन किया है, 12 लोगों।
इसके अलावा कासा, कासा से कोरिया, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरिया की पहली स्पेस एजेंसी अब बना ली है, और वो भी किस कोरिया की, साउथ कोरिया की। तो याद रखना कि नॉर्थ कोरिया मिसाइल बनाने में ऑब्जर्व बेस्ट है, यहाँ पर साउथ कोरिया ने अपनी क्या बना ली है, स्पेस एजेंसी। स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि इंडियन मिनिस्टर हमारे जो जितेंद्र सिंह है, उन्होंने कहा है कि जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हमने ट्रेनिंग करवाई थी हमारे गगनयान मिशन के लिए, ठीक है ना, उनमें से एक व्यक्ति को फाइनली सिलेक्ट कर लिया गया है। देखो पूरा माजरा समझते हैं, इंडिया का है गगनयान मिशन, और ये इंडिया कर रहा है किसके, नासा एजेंसी के सहयोग से, ठीक है ना। इनका कोलेबरेटिव एफर्ट है ये, इंडिया और यूएस स्पेस एजेंसी का। और यूएस स्पेस एजेंसी ने के पक्ष से वहाँ पे जो काम कर रहा है इंडिया के साथ, वो कर रहा है वहाँ पे एक प्राइवेट फर्म है, कंपनी है एक्सियम स्पेस, ठीक है। तो दोनों के नाम याद रखना है। नासा का भी कोलेबरेटिव एफर्ट तो हमारी साझेदारी नासा के साथ में है, लेकिन बाकी जो कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट है वो हमें एक्सियम स्पेस से मिल रहा है, नासा की तरफ से। तो हमने क्या किया था कि पहले 4 लोगों को चुना था कि किन्हें हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजेंगे अपने गगनयान मिशन के अंतर्गत। तो वो 4 लोग कौन थे? पहले लोग थे विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, दूसरे से प्रशांत बालाकृष्णन, तीसरे से अंगद प्रताप, और चौथे थे अजीत कृष्णन, ठीक है। तो इनमें से शुभांशु शुक्ला जो थे वो लखनऊ से थे, अंगद पासे प्रताप ये प्रयागराज से थे, चूंकि यूपी में, तो यूपी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनमें से इन 4 में से एक व्यक्ति को सिलेक्ट किया गया, उसे सिलेक्ट किया गया किससे, शुभांशु शुक्ला को, और बैकअप के तौर पे रखा गया है प्रशांत बालकृष्णन को। तो ये सारी चीजें थी हमारी गगनयान मिशन के माध्यम से। इसके अलावा यूएस की एक स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी है जिसका नाम है सेरा, और इसने ब्लू ओरिजिन के साथ मिलकर एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की घोषणा करी है। उसमें पार्टनर कंट्री अपना इंडिया को उन्होंने बनाया है, ठीक है। ये 2 चीजें हमें याद रखनी है, ये अलग है और ये चीजें अलग है। सुनीता विलियम और बुच बिलमोर जनरली ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, ठीक है। तो जो स्पेस क्राफ्ट बनाया गया था वो बोइंग कंपनी ने बनाया था, जो एयरक्राफ्ट बनाती है। लेकिन बात यह है कि उन्होंने जो बनाया था उसका नाम था स्टार लाइनर, लेकिन वो जब वहां पे गए तो इन दोनों को उन्होंने उसको वहां पे प्लेस तो कर दिया, लेकिन ले जाने के टाइम पे उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई। अगर ये वापस आते तो उनकी डेथ हो सकती थी। इस वजह से सुनीता विलियम और बुच बिलमोर को वहीं पर रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा? क्योंकि बोइंग का जो फॉल्टी स्टार लाइनर की वजह से। फिर बाद में अब ये इनको जनवरी फरवरी 2024 में वापस लाया जाएगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर अंतरिक्ष स्पेस में बहुत लंबे समय तक रहे तो क्या होता है, उनकी हड्डियां क्या होती हैं, कमजोर पड़ने लग जाती हैं। अगस्त 2024 की बात करते हैं, जॉयल रिंग की घटना हुई है। जॉयल रिंग एक्चुअली में एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है, जिसने कैप्चर किया है किसने, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। ये पॉसिबल थ्रू होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मतलब ये है कि मान लो ये अगर सन है, ठीक है ना, और आप यहाँ पर बैठे हैं कोई व्यक्ति और इस सन को कंटिन्यू देख रहा है, तो अगर कोई भी प्लानेट इसका चक्कर लगाएगा तो सीधी सी बात है, वैसे तो आपकी सन की रोशनी डायरेक्ट आपकी आंखों तक आ ही रही होगी, टेलीस्कोप के माध्यम से आपको रोशनी दिख रही होगी। लेकिन अगर मान लो कोई भी चीज इससे क्रॉस करके गुजरे तो थोड़ी देर के लिए आपको दिखना बंद हो जाएगा ना। तो जैसा ये होता है तो हमें लग जाता है कि कोई ना कोई चीज सन का ट्रेवल कर रहा है, सन का चक्कर लगा रहा है। और अगर कोई सन का चक्कर लगा रहा है तो वो क्या होगा, वो प्लानेट ही तो होगा। तो ये एक तरीके से एक तरीका है न्यू प्लैनेट्स को खोजने का, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इसके अलावा मिसी इलियट का सॉन्ग, उसका नाम क्या है, द रेन या सुपर डुपर फ्लाई, ये वीनस में जाके बजता है, बजेगा। लिक्विड वाटर होगा, नाम का याद रखना, द रेन सुपर डुपर फ्लाई, ठीक है। लिक्विड वाटर इन द मार्शियन मिड क्रस्ट फाउंड इनसाइड लैंडर। तो देखो अभी एक हमने कौन सा लैंडर देखा था, परजीवरेंस लैंडर। क्या देखो, ये देखो परजीवरेंस लैंडर भी कहाँ पे है, मार्स में काम कर रहा है। और इनसाइड लैंडर भी हमारा कहाँ पे काम कर रहा है, मार्स में। तो ये पूछेगा कि लिक्विड वाटर की खोज किसने करी है, इनसाइड लैंडर ने कि परसीवरेंस लैंडर ने। तो लिक्विड पानी के अंदर इनसाइड होनी चाहिए, आपके पानी के अंदर तक देख सको ऐसी साइट होनी चाहिए। तो लिक्विड वाटर मार्स पे खोजा है इनसाइड लैंडर ने, और परसीवरेंस लैंडर भी मार्स पे काम कर रहा है। इसके अलावा परसीवरेंस लैंडर, इसके बारे में एक न्यूज़ और थी परसीवरेंस लैंडर की। हाँ, ये अभी बताया था ना, इसने ये 4 चीज़ों को खोजा है वहाँ पे, लियोपोल्ड स्पॉट, सर्पेंटाइन रैपिड, ब्राइट एंजल रीजन और रेड रॉक्स को। इसके बाद सितंबर महीने का हम करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम इसरो ने सिलेक्ट किया है कितने इंडियंस को यूएस मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने के लिए। अब देखो कंफ्यूज मत होना, अभी जो 4 लोगों को हमने सिलेक्ट किया था, जो 4 लोगों के नाम थे, ठीक है ना, वो थे हमारे गगनयान मिशन के लिए, जो कि कोलैबोरेशन किसका है, ब्लू ओरिजिन के साथ में हमारा, यूएस बेस्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी सेरा के साथ में, ठीक है ना, नासा के साथ में।
उनको। अब इंडिया को जो यूएस मिशन होगा, अब हम कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने के लिए, तो यहाँ पर एक लोगों को किसको चुना गया है, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को। वो जाएंगे इंटरनेशनल, ट्रेनिंग तो 4 लोगों की हुई, लेकिन जाएगा एक्चुअल में कौन, शुभांशु शुक्ला। बैकअप रहेगा उनका कौन, प्रशांत बालाकृष्णन, तो याद रखना है। बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के बारे में अभी हमने बात कर ली है, और इसमें क्या कमी आ गई थी, तो हीलियम लीक होने लग गया था। इसी वजह से सुनीता विलियम और बुच विलमोर वहां पर फंसे रह गए। वो शेड्यूल कब होगा, वापस कब आएंगे, फरवरी 2025 में। और सुनीता विलियम जो 5 नवंबर 2024 को यूएस इलेक्शन प्रेसिडेंट हो रहे हैं, वहीं से ये लोग क्या करेंगे, अपनी वोटिंग भी करेंगे। न्यू रीयूजेबल लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल, यानी कि कम पैसों में दोबारा से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या है। 18 सितंबर को यूनियन कैबिनेट की बहुत अहम मीटिंग हुई थी इस बार, 18 सितंबर 2024 को। इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जिसको बोलते हैं एनजीएलवी, यानी कि न्यू रियूजेबल लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल इंडिया के लिए, इसकी मंजूरी दे दी है। साथ में जो 18 सितंबर को ही इन्होंने भारत का जो वीनस ऑर्बिटर मिशन होगा, जो कि 2028 तक जाएगा, इसकी भी मंजूरी दे दी। और साथ में चंद्रयान 4 मिशन की भी मंजूरी दे दी, जो कि 2000 कब जाएगा, चंद्रयान चंद्रयान चंद्रयान, एक मिनट, चंद्रयान 4, हाँ चंद्रयान 4 लूनर मिशन की भी इन्होंने मंजूरी दे दी है। चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितना पैसा रहेगा, 2104, 2104 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये किससे जाएगा, दिस इंक्लूड्स, अब ये जो चंद्रयान 4 मिशन है, इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, स्पेसक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट, तो स्पेसक्राफ्ट तो हो गई, और 2 LVM-3 लॉन्चेस रहेंगे, डीप स्पेस नेटवर्क सपोर्ट और स्पेशल टेस्ट फॉर वैलिडेशन, अभी ये सब चीजें होनी है। 18 सितंबर को ही इन्होंने वीनस ऑर्बिटर मिशन की भी हामी भर दी है। ये लॉन्च किया जाएगा कब, वीनस मिशन 2028 तक। जरा देखते हैं वीनस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, वो जो टॉपिक हम खत्म करेंगे अपना आज का। तो वीनस अगर देखा जाए, सबसे ब्राइटेस्ट प्लानेट है पृथ्वी, मतलब पूरे वायु उसका ब्रह्मांड, नहीं सॉरी, सोलर सिस्टम का अपना। सबसे बड़ी बात है, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, ये बहुत थिक कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, और ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे लाइफ की जन्म देने के लिए। हॉटेस्ट प्लानेट है, हालांकि ये अगर सन से कंपेयर करोगे तो पहला प्लानेट वो तो मरकरी है, लेकिन दूसरा प्लानेट आप देखेंगे वीनस है, क्रिम में अगर देखेंगे, बट सबसे गर्म वीनस है, ना कि मरकरी। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि मरकरी का सिर्फ, उस मरकरी इस तरीके से अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है कि इसका सिर्फ एक ही पार्ट सूर्य की दिशा में दिखता है। तो एवरेज इसका जब हम निकालते हैं, तो ये कम निकलता है, और वीनस का एवरेज टेम्परेचर अधिक हो जाता है। एंशियंट टाइम में वीनस को हमने आमतौर पर सुबह का तारा, शाम का तारा कहा है, सांझ का तारा। और ये बड़ी बात है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, जनरली वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं, बट ये रोटेट होता है कैसा, क्लॉकवाइज। सिर्फ 2 प्लैनेट हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, यू वी, ठीक है, यू से यूरानस, वी से वीनस। इसके अलावा इसके पास सबसे हाईएस्ट एल्बिडो, दैट मीन्स क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की परत है, तो सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी को ये वापस करके देता है, ठीक है ना। इसके अलावा वीनस इज कॉल्ड अर्थ की ट्विन भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अ डे इन वीनस, अगर पृथ्वी से कंपेयर करोगे तो वीनस पे एक दिन होता है 243 अर्थ डेज के बराबर। अब वीनस मिशन में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। स्टडी करेंगे वीनस के सरफेस को और उसके सब सरफेस की जियोलॉजी को, यानी कि इसकी बनावट को, मिट्टी क्या है, अंदर क्या है, मेटल्स है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, क्या है इसकी क्रस्ट में। एनालाइज एटमॉस्फेरिक प्रोसेस एंड कंपोजिशन की, इसका एटमॉस्फेयर कैसे बना, इसको एनालाइज किया जाएगा। इन्वेस्टिगेट किया जाएगा द आयोनोस्फीयर एंड इट्स डायनेमिक्स को भी, आयोनोस्फीयर को भी याद रखना है। एग्जामाइन द इंटरेक्शन ऑफ वीनस विद सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन जब वीनस के पे पड़ती है, सोलर किरणें आती हैं, तो ये कैसे रिएक्ट करता है, इसका रिस्पॉन्स कैसे होता है, इसका डिस्कस करेंगे। और वीनस और अर्थ का जो इवोल्यूशन हुआ है, उन दोनों में अंतर क्या है, इसको भी हम जानेंगे। हमारे इंस्ट्रूमेंट जो होंगे, वो पहले इंस्ट्रूमेंट होगा सिंथेटिक अपर्चर रडार। वो इसके सिंथेटिक जो अपर्चर रडार होते हैं इमेजिंग के लिए, उसकी तस्वीरें लेने के लिए। थर्मल कैमरास भी लगे होंगे जिससे कि टेम्परेचर मॉनिटर किया जाएगा। और एटमॉस्फेरिक इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे जिससे कि एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन और डायनामिक्स का हमें पता लगेगा। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की अगर आप बात करेंगे तो एरो ब्रेकिंग टेक्निक होगी। इस बार हम एरो ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। एरो ब्रेकिंग टेक्निक एक्चुअली में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि एरो ब्रेकिंग टेक्निक। अब हम देखो, सीधी सी बात है, हम उसके पूरे यहाँ से मान लेते हैं ये वीनस है। अब चक्कर हम यहाँ से भी वीनस का लगा सकते हैं, इस पॉइंट से भी, और इस पॉइंट से भी लगा सकते हैं। तो भाई हमें जरूरत क्या है कि इसके हम सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर जाएं, तो हम सबसे इसके लोएस्ट पॉइंट पे भी जाके इसका चक्कर लगा सकते हैं। इसी को बोलते हैं, अगर आप सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे लगा चक्कर लगा रहे हैं तो हमारा फ्यूल ज्यादा बर्बाद होता है। अगर इसके लोएस्ट पॉइंट से ही आप चक्कर लगा सकते हैं तो हमारा फ्यूल बचता है। इसी को बोलना था एरो ब्रेकिंग टेक्निक। क्या लिख रहा है, इसरो विल यूज एरो ब्रेकिंग टू मॉडिफाई द स्पेसक्राफ्ट, इट इन्वॉल्व्स स्किमिंग द आउटर एटमॉस्फेयर टू लोअर द ऑर्बिट ग्रेजुअली कंजर्विंग फ्यूल। इसके अलावा ऑर्बिट की डिटेल्स भी हम जानकारी करेंगे इसके माध्यम से।
इंपॉर्टेंस क्या है, अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये भी हमें पता चल सकता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में, एटमॉस्फेरिक का कंपोजिशन कैसा होता है और फिर जूलॉजिकल एक्टिविटी कैसी रही थी। ये हमने सितंबर तक का इसमें सारी चीज़ें कवर करी हैं, अक्टूबर का नेक्स्ट महीने से कवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर चीज़ें आपको सही लगी हैं और लग रहा है कि आपके एग्जाम में लाइक आपको याद भी हो रही है चीज़ें, याद भी करवाया जा रहा है और एग्जाम्स के लिए आपके लिए बेटर है, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।